नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम। मैं हूं जिगर। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नजर करते हैं हेडलाइन पर। आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ। गुजरात में उत्साह का माहौल। 2 साल बाद धामधूम से नवरात्रि मनाई जाएगी। पंजाब विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मंजूरी। पंजाब के राज्यपाल ने दी मंजूरी। 27 सितंबर से सत्र बुलाया जाएगा। दिग्विजय सिंह आरएसएस पर भड़के। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से की। मानसून के बाद रनवे की मरम्मत और रखरखाव के काम के लिए मुंबई हवाई अड्डा 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान में होगी नए युग की शुरुआत। देश भर में आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। 2 साल बाद धामधूम से नवरात्रि मनाई जाएगी। नवरात्रि में शक्ति उपासना और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाली इस शक्ति पूजा में मां अंबा के विभिन्न 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा नृत्य गरबा का विशेष महत्व है। शक्तिशाली तूफान फियोना पूर्व कनाडा के नॉर्वा स्कोटिया प्रांत से टकराया। तट तक पहुंचते पहुंचते तूफान ने चक्रवात का रूप ले लिया। तेज हवाएं चल रही थी। इसके चलते बड़े बड़े उखड़कर घरों में पेड़ भी गिरे थे। बिजली के खंभे उड़ गए थे, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो चुकी थी। चक्रवात के चलते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जापान यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्हें जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के स्टेट फ्यूनरल में शामिल होना था। अमेरिका के नेशनल हेरिकेन सेंटर ने कहा है कि चक्रवात फियोना का केंद्र अभी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में बना हुआ है। नॉर्वा स्कोटिया प्रांत के अलावा प्रिंस एडवर्ड द्वीप पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। नोवा स्कोटिया में 4 लाख से अधिक और प्रिंस एडवर्ड में द्वीप में 82,000 से अधिक घरों में बिजली कट चुकी है। इससे पहले तूफान के चलते कैरिबियाई द्वीप बरमूडा में भारी बारिश हुई है। वहां कई लोगों की जान चली गई है। बता दें कि बीते दिनों अटलांटिका महासागर में एक शक्तिशाली चक्रवात तूफान का केंद्र बना हुआ था। यह तूफान इस सीजन का 6ठा चक्रवात तूफान है और जिसे फियोना नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोगों ने सवाल किए हैं कि उन्हें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीतों को टास्क फोर्स बनी हुई है। यह देख रही है कि चीते यहाँ के माहौल में कितना घुल मिल सकते हैं। इसके बाद ही आम लोगों को चीतों को देखने का अवसर मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आप सबको कुछ काम सौंप रहा हूँ। इसके लिए माय गवर्नमेंट के एक प्लेटफॉर्म पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग कुछ साझा करने का आग्रह करता हूं। पीएम ने लोगों से पूछा कि चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर हम अभियान का नाम क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नामकरण अगर पारंपरिक हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चीतों के नामकरण के बारे में भी सवाल किया। मन की बात कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में सोच सकते हैं कि इनमें से हम हर एक को एक नाम से बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी आप सभी से अपील है कि आप इन प्रतियोगिताओं में जरूर भाग लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे कई लोगों के पत्र मिले हैं। यह पत्र देश भर से आए हुए हैं। इसमें लोगों ने भारत में चीतों के आगमन को लेकर खुशी जाहिर की है। यह भारत का प्रकृति प्रेम दिखाता है। बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स
चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूँ। इसके लिए माय गॉव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूँ। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएं, आखिर इंसानों को एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स पर जोर दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बाबरपुर का नाम बदला जाएगा। मनोहर लाल सरकार के गांव का नाम बदलने की शुरुआत कर चुकी है। श्री गुरु नानकपुरा रखने की सिफारिश आई हुई है, जिसे मान्यता दे दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि नाम बदलने का काम अच्छा है। इतिहास में जो भी गलतियां हुई है उन्हें ठीक करना हर सरकार का काम होता है। लोगों की भावनाओं के अनुसार काम किया जाता है, इसलिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। सरकार उसको मान्यता देती है। बता दें कि मनोहर लाल आज पानीपत जिले के दौरे पर थे। इस दौरान ही उन्होंने गांव का नाम बदलने की घोषणा की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अलग से गठन को मंजूरी दी गई थी। इस गठन के प्रधान भी बना चुके थे और इसमें प्रदेश के सिख समाज में खुशी का माहौल है। इसलिए सीएम ने पानीपत जिले में सिख समाज के लोगों के साथ पहली पातशाही और इसराना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका था। इस दौरान उन्होंने कहा कि संतों की जो शिक्षा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संतों द्वारा किया जाता है। उपदेश हमेशा कारगर साबित होता है। यह उपदेश पहले भी उपयोगी था और अभी भी उपयोगी है। हरियाणा के 50 ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए हरियाणा के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। अब हरियाणा के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वाराओं में कमेटियां गठित होगी। हर कमेटी एक्ट के अनुसार काम करेगी। विधिवत रूप से चुनाव भी होगा। इसके बाद गुरुद्वारा के लिए किए जाने वाले हर काम की योजना पर विधिवत रूप से काम होगा। कमेटी के साथ हरियाणा सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम करता और उनके साथ मिलाकर काम किया जाएगा। आज श्री गुरुद्वारा साहब नाडा साहब यहाँ आया हूँ और विशेष तौर पर ऐसे मौके पर जब हमारा एक बहुत लंबे समय से एक पेंडिंग इशू था कि हरियाणा की से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग जो बनाई गई है उसको मान्यता मिले। सुप्रीम कोर्ट में केस था और लगभग 8 साल के बाद ये जो केस है वो अब हरियाणा की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने जीत लिया है और सारे जो हरियाणा के 52 जो गुरुद्वारा साहब हैं वो सभी अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देख रेख में सब चलेंगे और इन गुरुद्वारों के माध्यम से जो भी समाज की सेवा के काम सब होते हैं वो सब बहुत सुचारू ढंग से चलेंगे। हरियाणा के सभी सिख समाज को मैंने अपील की है कि सब मिल करके किसी प्रकार का अब अंतर्विरोध जो पहले चलता था कि कुछ गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक कमेटी के पास थे, कुछ गुरुद्वारे एसजीपीसी के पास थे, तो सब मिल करके एक ही छत्र छाया में और कोशिश ये रहेगी कि सबको साथ मिला करके एक टीम बनाई जाएगी और उसके अनुसार सब चलेंगे। आज उसी उपलक्ष्य में मैं गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के गुरु साहब का आशीर्वाद भी मैंने लिया, मत्था भी टेका है और सब लोगों को। पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर पिछले 3 दिनों से बना हुआ विवाद अब खत्म हो चुका है। राज्यपाल पुरोहित ने
सवेरे ही पंजाब विधानसभा का सत्र 27 सितंबर को बुलाने का जो आम आदमी पार्टी की मांग थी उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके पहले उन्होंने राज्य सरकार से यह जानना चाहता कि आखिर यह सत्र क्यों बुलाया जाता है और इसमें कौन कौन से विधायी कार्य किए जाएंगे। बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए 22 सितंबर को एक स्पेशल सेशन बुलाने की सिफारिश की थी, लेकिन विपक्ष की ओर से इसे असंवैधानिक बताया हुआ था। राज्यपाल ने सत्र बुलाने की संबंधी दी गई मंजूरी वापस ले ली थी, जिससे पंजाब सरकार और राजभवन के बीच विवाद खड़ा हो चुका था। राज्य सरकार का कहना था कि राज्यपाल को मंजूरी देकर वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल कैबिनेट के फैसले को लागू करने के लिए बाध्य है, लेकिन अगले दिन कैबिनेट ने 22 सितंबर की बजाय 27 सितंबर को एक और सत्र बुलाने की सिफारिश कर दी। यह विशेष सत्र न होकर रेगुलर सत्र के रूप में बुलाया जाएगा, लेकिन राज्यपाल को भेजे गए पत्र में इस सत्र में क्या काम किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। 27 सितंबर को सत्र बुलाने की मंजूरी देने से पहले राज्यपाल ने सरकार के सामने फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि उन्हें पहले यह बताया जाए कि सत्र में कौन से विधायी कार्य किए जाने वाले हैं। इसको लेकर पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए कहा कि 75 साल पहले मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राज्यपाल ने कामकाज के बारे में सरकार से पूछा है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि कोई एक व्यक्ति यह तय नहीं कर सकेगा कि सत्र कब बुलाया जाना है, यह चुनी हुई सरकार का काम है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सरकार की सिफारिश को मानते हुए 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ कब्जा नहीं कर सकता। इनकलाब। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एक कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें मानहानि से जुड़े हुए मामले में बेल दी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पेशी के बाद सिंह को 50,000 रुपये के निजी मुचकले पर यह जमानत मिली हुई है। सिंह ने मीडिया से दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पंजीकृत संगठन नहीं है, इसलिए उसकी मानहानि का मामला नहीं होता है। उन्होंने इसे
कहा कि आरएसएस की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की। उन्होंने ग्वालियर में आगे कहा कि जो भी नफरत फैलाते हैं वे एक ही थाली में चट्टे बट्टे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएफआई के खिलाफ सरकारी एक्शन के बाद संघ के साथ विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग उठाई। पीएफआई पर लिए एक्शन को लेकर पत्रकारों से वह बोले, अगर हिंसा, नफरत और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पर कार्रवाई की जाती है तो संघ और विहि पर भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह पूछे जाने पर आरएसएस और पीएफआई की क्या तुलना कराई जा सकती है? दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जो कोई भी नफरत और धार्मिक उन्माद फैलाया जाए और वो एक ही थाली में के चट्टे बट्टे हैं, वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी पुलिस की संयुक्त टीमों के साथ देश भर के 15 राज्यों में 22 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ विभिन्न जगहों पर रेड डाली थी, जबकि इस दौरान 106 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हर जिले में इस देश के भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और हम उसको आयोजित कर रहे हैं। एक और इस यात्रा खत्म हो जाने दीजिए, आप चाहते हैं वो भी हम करके दिखाएंगे। अभी किया है दक्षिण से उत्तर, अब करेंगे पूर्व से पश्चिम। आपने कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है मध्य प्रदेश में, इसको कैसे देखते हैं आप? जो नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra. मानसून के बाद रनवे की मरम्मत और रखरखाव के काम के लिए मुंबई हवाई अड्डा 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक रनवे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। मरम्मत और रखरखाव का कार्य वहीं पे किया जाएगा और सभी एयरलाइंस पायलट और क्रू मेंबर को एयरपोर्ट बंद होने की सूचना दे दी गई है। मानसून को देखते हुए रनवे, एज लाइट्स और अपग्रेड जैसे अन्य प्रमुख कार्य भी किए जाएंगे। आमतौर पर हवाई यातायात कम होने पर रनवे बंद किया जाता है। 18 अक्टूबर को हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कम है और सूत्रों के मुताबिक मानसून के बाद रनवे का रखरखाव हर साल किया जाता है। यह यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी है। सावधानीपूर्वक प्रयासों के साथ भी ये एक गतिविधियों का हिस्सा भी है। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक मिली थी। इस बैठक में पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुरुनगरी में पोस्टर वॉर देखने को मिला। जोधपुर शहर के चौराहे पर सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए। चौराहों पर लगे होर्डिंग्स में ऊपर लिखा है कि सत्यमेव जयते, वहीं नीचे लिखा है कि नए युग की तैयारी शुरू हो चुकी है।
एक पूर्व पार्षद ने गहलोत के गुरुनगर में पायलट के पोस्टर लगवाए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कल शाम को बैठक हुई थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना संदेश भेजा है। इसके अलावा दोनों नेता विधायकों की राय में कांग्रेस आलाकमान को अवगत किया जाएगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए यह अहम बैठक की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है और कल शाम 7 बजे जयपुर के मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायकों के दल के साथ बैठक भी हुई और प्रश्न भी किए गए। खड़गे और अजय माकन के विधायकों के साथ आलाकमान का मैसेज लेकर राजस्थान पहुंचे हैं और विधायकों की राय शुमारी जानकर फैसला करने के बाद सबको अवगत किया जाएगा। अगर खड़गे और माकन आलाकमान का मैसेज लेकर आ रहे हैं तो ये साफ है कि वह सचिन पायलट के लिए ही होगा। अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे, लेकिन अगर विधायकों के साथ राय शुमारी हुई तो ऐसे में सचिन पायलट के नाम पर पेच फंस सकता है। सागर में नगर निकाय चुनाव के चलते हुई करापुर नगर पार्षद और गढ़ाकोटा खुरई नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही चुनाव का रंग लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए ताकत झोंक दी है। साथ में ही करापुर नगर परिषद में भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। सागर भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सेरोगठिया और कई पदाधिकारियों के साथ नगर पार्षद में महार निकाली हुई थी। सभी 15 वार्ड के भाजपा पार्षद प्रत्याशियों ने नगर में रैली के रूप में घर घर पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। रैली में ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते रहे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में 37 साल बाद किसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व वाली दूसरी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल रविवार को पूरा कर दिया। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों के असंतोष तबादलों को लेकर किरकिरी जैसी चुनौतियों को पार कर लिया है, तो एजेंडे पर भी वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जन अपेक्षाओं को खरा उतारने के लिए और उत्साह से काम करने के भरोसे को देकर कोशिशें की जा रही है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ पहले कार्यकाल से शुरू अभियान के बुलडोजर का प्रहार योगी 2.0 के पहले 6 मास में और ज्यादातर दमदार दिखा। सरकार ने प्रभावी पैरवी से मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को पहली बार एक के बाद 2 मामलों में सजा दिलाई और उपद्रवियों को, दुष्कर्मियों को और सभी गुनाहित जो शख्स है उनके और शिकंजा कसने में कानून और निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया। भयमुक्त समाज के आश्वासन पर कोई समझौता न करने का भरोसा भी दिलाया। यही नहीं, आजमगढ़ एवं रामपुर संसदीय सीट के उपचुनाव जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में रणनीतिक मोर्चे पर अहम कामयाबी भी हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए रूस से एक बार फिर से भारत का खुला समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संभावना को देखते हुए विशेष रूप से भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। इसके पहले 31 अन्य देश के साथ भारत ने संयुक्त बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों की श्रेणी में
अधिक विस्तार होना चाहिए। भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद के काम करने के तरीकों में अभी और भी अधिक सुधार की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भारतीय समय अनुसार शनिवार रात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित करते हुए आतंकवाद के साथ परोक्ष रूप से पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान भी निशाना साधा। यूएनजीए में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वर्ष 2022 की भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर है और उन्होंने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से 130 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। भारत अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं। इस दौरान कहानी लाखों भारतीयों के परिश्रम, दृढ़ संकल्प और उद्यम की है। विदेश मंत्री ने कहा कि यहाँ नया भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में अपने विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के आज़ादी के 75 साल पूरे होने की 5 प्रण लिए हैं। हम भारत को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और दुनिया को वैक्सीन दे रहे, लोगों को सुनिश्चित सुरक्षित बाहर निकाल भी रहे हैं। आज हमारा फोकस ग्रीन ग्रोथ और हेल्थ पर है। दुनिया कोरोना के बाद आर्थिक संकट से गुजर रही है और फर्टिलाइजर, फ्यूल और फूड को लेकर संकट बना हुआ है। Obligations under this host country agreement are also placed on the Secretary General, and inactivity is unacceptable. We're also concerned by the efforts made by countries who are undermining the prerogatives of the Security Council. And of course, the Council and the UN have to be aligned to contemporary realities. We see the prospect of making the Security Council more democratic exclusively through broadening the representation of the countries from Africa, Asia, and Latin America. We note India and Brazil in particular as key international actors and worthy candidates for permanent membership within the Council, whilst at the same time unilaterally and mandatorily raising the profile of Africa. It is very important today to make sure that all member states unequivocally, without reservations, reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter as a first and necessary step to restore collective responsibility for the fate of human. खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। My life, my Lyra. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में सिपाहियों को दिवाली का तोहफा दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत करीब 20,000 जवानों को पदोन्नति मिल जाएगी। ये जवान सिपाही से मुख्य आरक्षी के पद पर होंगे। डीजीपी मुख्यालय ने इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 2010 और 2011 बैच के कुल 37,000 जवानों ने खाली पदों के सापेक्ष लगभग 20,000 सिपाहियों की पदोन्नति की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए सभी जिलों में इन दोनों बैच के पुलिसकर्मियों की चरित्र पंजिका मांगी गई है। 14 जिलों की ओर से यह पंजिका उपलब्ध करा दी गई है। शेष को डीजीपी मुख्यालय से रिमाइंडर भेज दिया गया है और सभी जिलों में डेटा मुख्यालय को उपलब्ध होने की बात उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड का डेटा आएगा और वहां स्क्रूटिनी के बाद जिन सिपाहियों के कैरेक्टर रोल में कमी होगी उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। उत्तराखंड में पूर्व मंत्री के बेटे के रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की मौत पर लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन उफान पर है। उत्तराखंड में अंकिता के होम टाउन श्रीनगर में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने अंकिता को फोटो वाली तस्वीर उठाकर इंसाफ की मांग की। इसके पहले रविवार को नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य को रिजॉर्ट में आग लगा दी थी। शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय महिलाओं ने आरोपियों को जमकर पीटा था। घटना के विरोध में श्रीनगर शहर बंद है। इधर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई है। धक्का देने से पहले अंकिता को किसी भारी चीज से पीटा गया था। उसे शरीर पर चोट के निशान भी है और रिजॉर्ट में सेक्युलर एब्यूज या रेप का जिक्र नहीं है। अंकिता का परिवार एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अंकिता का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर लिया। ऋषिकेश एम्स में शनिवार को अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था। ऋषिकेश में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि हम बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक नहीं किया जा सकता। अंकिता के पिता ने कहा कि सवाल है कि जिस रिसोर्ट में सबूत थे प्रशासन ने उसे बुलडोजर से क्यों तोड़ा। ऐसा करने से सबूत मिट गया है। अंकिता की हत्या का आरोप राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित पर है। 19 साल के अंकिता रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। 19 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य उनके रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई हुई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन पर हत्या की धाराएं लगाई गई है। फिलहाल कोर्ट ने तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। बस हमारी तो यही मांग है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम आगे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती है। अभी प्रोविजनल रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसमें तो लिखा तो है कि उसे मारा पीटा गया, उसके बाद उसको नदी में डाल दिए गए हैं। तो जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम रुके हुए हैं उस चीज़ के। हमारे पास अभी काफ़ी कुछ एविडेंसेस हमने इकट्ठा किया है। सो कोई भी एविडेंसेस हमारे पास हमको मिलता है उसको हम ज़रूर शामिल करेंगे, बट वो किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वो भी हम देखेंगे और उसी हिसाब से हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एंड अभी कुछ डिजिटल एविडेंसेस हैं वो भी हमने इकट्ठा किया है, उसी को हम एनालिसिस भी कर रहे हैं। जो हमने कहाँ पर इसको घटना हुआ है वहाँ पर निरीक्षण किया है एंड किस रिसोर्ट में वो काम करती थी वहाँ पर भी हमने देखा है और कहाँ पर इसको डेड बॉडी मिला है वो सारा जहाँ पर आज हमने टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। एंड कितना भी एविडेंसेस हमें वहाँ पर मिल सके वो सारा एविडेंसेस को हमने इकट्ठा किया है। हम अभी बिकॉज हमारा एविडेंसेस कैसे हमें मिल रहा है वैसे हम आगे बढ़ेंगे, बट हम पूरा कोशिश करेंगे बिकॉज इसमें अभी तक हमारा विवेचना में हमें कितना हमने प्रोसीड किया है उसमें लगा है उस लड़की के साथ कुछ तो मतलब घटना हुआ है। सो हमारा प्रयास पूरा रहेगा, हम कितना भी एविडेंसेस सभी हम कोर्ट के सामने पुटअप करेंगे, कितना भी विटनेसेस हैं उनको हम कोर्ट के सामने ले आएंगे। सो हमारा पूरा प्रयास रहेगा 100% कितना भी अक्यूज्ड है इसमें सो उनको बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट को इंश्योर करने के लिए हमारा पूरा प्रयास।
चीन की हाईटेक कंपनी हुआवे चिप उत्पादन का अपना कारोबार शुरू करने की कोशिश में है। इसके लिए इस वर्ष उसने चीन की कई घरेलू सेमीकंडक्टर कंपनियों से करार किया। चीनी कंपनी अमेरिका मुक्त उत्पादन श्रृंखला बनाने के प्रयास में जुटी है। हुआवे एक समय दुनिया में स्मार्टफोन बनाने के वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। उनके साथी देशों ने उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। हुआवे के साथ अमेरिकी चिप निर्माता कंपनियों ने सहयोग रोक दिया है, जिस वजह से वह नई अमेरिकी टेक्नोलॉजी से वंचित हो चुकी है। इस कारण कंपनी का बड़ा बाजार उसके हाथ से निकलकर दुनिया के अन्य देशों की कंपनी में पहुंच चुका है। तब से यह कंपनी उसके भंडार में पहले से मौजूद चिप पर ही निर्भर है, लेकिन अब उसने खुद चिप बनाने की पहल कर दी है। वेबसाइट के मुताबिक चिप उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए हुआवे चीन की उन कंपनियों से करार किया है जिनके ऊपर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। खबरों के मुताबिक कंपनियां कुछ चिप का नया डिजाइन तैयार करने में सफल हो चुकी है। इन चिप्स का चीन में मौजूदा पुराने ढंग से और कम उन्नत तकनीक वाले चिप के साथ मिलाकर उत्पादन आगे बढ़ाया जा सकता है। चीन सरकार देशी चिप निर्माता कंपनियों को बड़े पैमाने पर सहायता दे रही है। हुआवे ने भी अब इन कंपनियों से मदद शुरू की है। वह धन मुहैया कराने का उत्पादन और कंपनी संचालन में उनकी मदद कर रही है। इन सभी कंपनियों का लक्ष्य चिप उत्पादन की ऐसी श्रृंखला कायम करना है जो अमेरिकी हस्तक्षेप से मुक्त हो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं से अश्लील वीडियो बनाने व वायरल करने से जुड़े मामले में पुलिस ने अब अरुणाचल प्रदेश के सैला के पास तैनात भारतीय सेना के एक जवान को काबू में लिया। उस पर आरोपी युवती को ब्लैकमेल करने का आरोप है। आरोपी की पहचान संजीव कुमार के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने यह पुष्टि की है। केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। उन्होंने बताया कि आरोपी को लेकर टीम वहां से निकल पड़ी है। उम्मीद है कि आरोपी को खरड़ अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ में कई खुलासे होंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शनिवार को वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया था। साथ ही में उसी रात वह जमकर बवाल हुआ था। उसके तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा, उनके दोस्त सन्नी और रिकंज वर्मा के निवासी शिमला को गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की थी और एसआईटी के करीब 11 घंटे तक विभिन्न चरणों में पूछताछ जारी है। पूछताछ में आरोपी छात्रा ने दलील रखी थी कि उनसे तो अपने दोस्त को ही अपना वीडियो भेजा था, वही अन्य एक नंबर के पास उनके वीडियो कैसे पहुंच गया वो कुछ पता नहीं है। साथ में ही नंबर वाला आरोपी उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसे धमकियां दे रहा था कि वह उसे लड़कियों के वीडियो बनाकर भेजे वरना वीडियो बनाकर वायरल कर देगा। उसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़की व अन्य आरोपियों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे थे। साथ ही में सारे नंबर की लोकेशन व अन्य जानकारी में जुटा हुआ था, जिसके बाद नंबर की लोकेशन असम की आ रही थी। फिर जिला पुलिस ने सेना के अधिकारियों से संपर्क कर बात रखी, जिसके बाद टीम अरेस्ट वारंट लेकर आरोपी को काबू करने में रवाना हो चुकी थी। एसआईटी की मेंबर डीएसपी खरड़ रुपिंदर कौर सोही ने बताया कि जैसे ही टीम आरोपी को लेकर खड़क पहुंचेगी, उसके बाद पूछताछ में साफ होगा कि आखिर चौथे आरोपी के पास छात्रा के वीडियो कैसे पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रियंका गांधी गुजरात के मिशन पर निकलेगी। राज्य में चुनाव का ऐलान अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में संभवित है। कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रियंका गांधी को गुजरात आने का न्योता दिया गया है। उनके लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। उनकी गुजरात यात्रा का पूरा शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। राज्य में चुनाव का ऐलान अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में संभवित है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम भी अगले कुछ दिनों में गुजरात आ सकती। ऐसे में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति महासचिव प्रियंका गांधी को मिशन गुजरात पर बुलाने की तैयारी कर रही।
पार्टी ने प्रियंका गांधी के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया है, उसमें उनके वडोदरा आने का दौरा भी शामिल है। कांग्रेस की कोशिश है कि गुजरात के सांस्कृतिक पहचान गरबा में प्रियंका की उपस्थिति दर्ज किया जाए और दूसरा कार्यक्रम महिला सम्मेलन का रखा जाए। रात में गरबा और सुबह में मां काली की शक्तिपीठ पावागढ़ जाकर दर्शन और आशीर्वाद लिया जाए। साथ ही में सरदार पटेल के गृह जिले आनंद में रोड शो करें। कांग्रेस की कोशिश है कि इसके जरिए मध्य गुजरात में पार्टी को मजबूती दिलाई जा सकेगी। इनवाइट किया है गुजरात के दौरे पर, और खास करके गुजरात में नवरात्रि एक बहुत सबको प्यारा त्योहार है और सब हमारे युवा मिल के चाहते हैं कि प्रियंका जी गुजरात का दौरा करें। वैसे गुजरात में आए वो एक बात है, और 2006-07 में कांग्रेस ने आनंद में एक बड़ा महिला सम्मेलन किया था। 1 लाख से ज़्यादा सोनिया जी के नेतृत्व में महिलाएं इकट्ठी हुई थी। कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिली थी। अब चुनाव है और उसके साथ साथ महिला, युवाओं और सबको जोड़ने के लिए एक तरफ जैसा जयराम जी ने बताया कि राहुल जी व्यस्त हैं पूरे भारत जोड़ो यात्रा में, समय जरूर देंगे गुजरात के चुनाव के लिए, तो प्रियंका जी के गुजरात के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुजरात की जनता का उनको जो आशीर्वाद मिलने वाला है, जिस तरह से जयराम रमेश जी ने बताया भारत जोड़ो, वो यात्रा गुजरात में सीधी नहीं आएगी क्योंकि चुनाव है, ये बता के भी। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही दोनों देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए भारत जल्द ही G20 और आतंकवाद के निपटने वाली कमेटी की अध्यक्षता करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी बयानबाजी करके अपनी करतूत नहीं छिपा सकता। उनका ये बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान के बाद सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शाहबाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हिंदू टेरिटरी बनाने की साजिश हो रही है। भारत ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे को बदलने के लिए 5 अगस्त 2019 को एक तरफा कदम उठाया था। भारत के फैसले के समाधान और मुश्किल हो चुका था। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपराधियों पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवाद का जवाब देता है। यूएन सुरक्षा परिषद 1266 में समिति सेक्शन के तहत आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाता है। जो देश यूएनएससी की समिति का राजनीतिकरण और संयुक्त राष्ट्र में घोषित आतंकवादियों का बचाव करते हैं, वो अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं। ऐसा करके वो अपने रेपुटेशन नहीं सुधार सकते। यहाँ इनका इशारा चीन और पाकिस्तान की ओर था। चीन ने कई बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को सुरक्षा परिषद की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर अड़ंगा लगाया था। एस जयशंकर ने कहा कि हमें आतंकवाद बर्खास्त नहीं किया गया और आतंकवाद फैलाने और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने अपने 16 मिनट तक दिए भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश से 130 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेके आया हूं। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
यहाँ नया भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में अपने विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. India has always espoused a cooperative, inclusive and consultative approach to international relations. वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 5 दिन बाद थम चुका है। गंगा का पानी शनिवार के मुकाबले रविवार 3 सेंटीमीटर कम हुआ। सुबह से शाम तक हर घंटे 1 सेंटीमीटर का बढ़ाव शाम होते ही आधा हो चुका था और आधे सेंटीमीटर प्रति घंटे रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। सुबह जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर था और पानी अभी खतरे के बिंदु से लगभग 4 मीटर नीचे है। बनारस में गंगा का जलस्तर पिछले कई दिनों से बढ़ रहा था। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु से खतरे के निशान पर है और केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रात 8 बजे तक जलस्तर 66.91 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं रविवार सुबह 6 बजे तक गंगा का जलस्तर भी अपने एक मुकाम पे था। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर ही रखा जाएगा। काफी समय से ये मांग उठ रही थी। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के बीच खींचतानी चल रही है। हरियाणा की सरकार चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम मंगल सेन के नाम पर रखना चाहती थी। वर्ष 2007 में भगत सिंह के जन्म शताब्दी समारोह पर पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण शहीद आजम भगत सिंह की घोषणा की गई थी। एयरपोर्ट के नाम पर पंजाब हरियाणा के बीच विवाद बढ़ने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट में दोनों राज्यों के मिलकर बैठकर नाम सुलझाने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद अगस्त में चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने पर पंजाब हरियाणा सहमत हो चुके हैं। सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी है। पंजाब आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह पंजाब की शान है। सूबा सरकार भी शहीद को प्रेरणा स्रोत बनाकर पंजाब के विकास में काम कर रही है। कि हम सबको प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती। काश्मीर संभाग के जिला कुपवाड़ा के माछिल सेंटर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर लिया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास 2 आतंकियों को ढेर किया है। मौके से 2 AK-47 राइफल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पा गई। इसके पहले शनिवार की रात दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों पर हमला किया था और 5 को घायल किया था। फायरिंग में घटना दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही। पुलिस ने बताया कि आतंकियों के हमले में
घायल मजदूरों की शिनाख्त बिहार के बेतिया जिले के शमशाद व फैजान कादरी के रूप में मनाई जा रही। दोनों काम कर रतनपोरा लौटे रहे थे और रास्ते में आतंकियों ने उसको रोककर गोली मार दी। अक्टूबर महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपका अक्टूबर महीने से बैंक से जुड़ा कुछ काम है तो आपको इस महीने में बैंक की छुट्टियों का पता होना चाहिए। इस महीने दिवाली, नवरात्र और दशहरा सहित अन्य त्योहारों के चलते अलग अलग जगहों पर कुछ 21 दिन बैंक बंद रहेगा। हम आपको अक्टूबर की बैंक हॉलिडे लिस्ट बताने जा रहे हैं। 22 से 24 अक्टूबर तक बैंक बंद रहेगा। सभी जगह बैंक बंद होंगे। 22 को रविवार है और 23 को चौथा शनिवार है। इसके कारण बैंक बंद रहेंगे। और 24 अक्टूबर को दीपावली होने के चलते गंगटोक, हैदराबाद और इम्फाल को छोड़कर सभी जगह बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। गंगटोक में 4 से 9 अक्टूबर तक लगातार 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 4 और 5 को दुर्गा पूजा, दशहरा के चलते हुए 5 और 6 अक्टूबर को दुर्गा पूजा होने के कारण बैंक बंद होंगे। इसके अलावा 8 को दूसरे शनिवार और 9 को रविवार है। ऐसे में लोगों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।